और बढ़िया मंच लगाया है, बढ़िया मैट बिछाई है, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये धर्मशाला गुरुघर का है? नहीं, यहाँ का कौन है? कोई नौजवान है? ये गुरुघर है? ये रविदास मंदिर है? यही है? ये ऐसा ही होता है? चार की जगह 6 बचा, 4 टुकड़ों में बढ़ जाए, 10 टुकड़ों में बढ़ जाए तो आपको तय करना है। लेकिन ये क्या इससे खुश हो? एक रोटी कम। देखो, हमने सीखा है आदमी भूखा रह सकता लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। तो चाहे भूखे एक टाइम का रोटी कम कर लेना, लेकिन अगली बार जब मैं आऊंगा तो इसको ये बहुत सुंदर होना चाहिए। समझ रहे हो? हाँ बस ठीक। घर को ऐसे कभी कर सकते हैं क्या? अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं। ये तो हमारे गुरुओं का, तभी तो पूछ रहा हूँ। मुकरपुरी नाम तो इतना बड़ा है, आबादी भी इतनी बड़ी है। अब ये आपने क्यों बना रखे? तो आप जानो, 3 बना लो चाहे 4 जानो, ये तो आपने। चलो, बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित मेरी माए बहनें, जिनकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा, जो बेचारी बहुत लंबे समय से यहाँ बैठी है और आंखें पलके बिछा के अपने बेटे भाई का इंतजार कर रही है। मैं अपनी माओ बहनों को भी जय भीम करता हूँ। मेरे प्यारे भाई जो नीचे बैठ के भी अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज क्योंकि लगातार हम लोग इस क्षेत्र में हैं, नगीना लोकसभा में दौरे पे, तो आज आपके गांव में भी आना था और एक बड़ी संख्या आप लोगों ने जुटाई भी है। आपने अपना काम छोड़ा है, समय दिया है, मैं इसके लिए फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। प्यारे भाइयों, मैं ये समझता हूं कि अच्छी औलादें वो होती हैं जो अपने माँ बाप के काम को आगे बढ़ाती हैं, अपने माँ बाप के अधूरे सपनों को पूरा, जो काम माँ बाप अधूरा छोड़ देते हैं उसको पूरा करते हैं। अच्छी औलादें वो होती है। और नालायक औलादें कौन सी होती है? नालायक औलादें होती है जो माँ बाप देके जाए उसको भी बेच खोज के जीरो करती है, वो होती है नालायक औलाद। तो ठीक है, कोई बात हुई होगी। मैं तो इस बात से भी सहमत नहीं कि आपने अपने 4 दरवाजे बना रखे हैं इस गांव में। मैं इस बात से भी बिल्कुल सहमत हूं। राजनीति अपनी जगह है, वोट अपनी जगह है, लेकिन अगर मैं तुम्हें रास्ता ना दिखा पाऊं तो मैं खुद को भी सहमत नहीं कर पाऊंगा। अगर वास्तविकता में देखो, बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट में 1000 से ज्यादा जातियां हैं, उन सारी जातियों को जोड़ के अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट बना के गए। दलित समाज इसको कहते हैं। उसमें 1200 कुछ जातियां हैं, 1100 कुछ, कितनी, जितने लोग बैठे हैं इतनी जातियां हैं। ठीक है, उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने समझा के कि भाई आप सब लोग एक ही हो, एक ही खून हो, उनको शेड्यूल कास्ट जाति बनाया। अगर आप एक ही जाति के लोग गांव में अलग अलग हो तो इसका मतलब आपने अपने अंदर सामाजिक चरित्र जो है उसको कमजोर कर दिया। इसका मतलब हम बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तो लगाते हैं लेकिन उनकी बात नहीं बनाया। नहीं बनाया शेड्यूल कास्ट? आप बताओ मेरे भाइयों जितने सामने बैठे, शेड्यूल कास्ट बनाया नहीं बनाया? जोड़ा नहीं जोड़ा? जिनको हजारों साल पहले टुकड़ों में बांट दिया गया उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने जोड़ा और 6745 जातियों को जोड़ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड बनाया, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग बनाया, जिसमें हिंदू अति पिछड़े लोग, पिछड़े वर्ग के लोग भी आते हैं और मुस्लिम पिछड़े समाज के लोग भी आते हैं। ऐसा एक परिवार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में बनाया और इसलिए बनाया कि आप लोग अपनी ताकत को मना सको, आगे बढ़ सको। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए समय समय पर भारत की धरती पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, नारायण गुरु, सभी को नमन करता हूं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर दीना वाल्मीकि साहब,
पैरालाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, पेरियार रामानायकर स्वामी, संत राम बी प्रजापति, बाबू शिवदयाल चौरसिया, चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर फरीदी जी को भी नमन करता हूं। ये वो सब रहबर हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमें हमारे पैरों पे खड़ा करने के लिए लगा दिया। लेकिन हम पैरों पे भी खड़े हुए थे कैसे? एक ने मुंह इधर कर लिया, जैसे आपके हालात हैं, एक ने इधर कर लिया, एक ने इधर कर लिया और एक ने इधर। कभी नहीं देखा कि मेरे ही परिवार के व्यक्ति की क्या हालात है। अगर हम चारों के मुंह एक तरफ, एक दूसरी तरफ होते तो शायद हमें पता लग जाता कि हमारे लोग क्या हालात है। वैसे मुझे विश्वास है आज मैं यहां आया हूं, ये परिस्थितियां सुधरेंगे और मैं नौजवान भाइयों से कहूंगा कि वो सुधारे। जब हम एक हैं तो हमें एक दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। हो सकता है बड़ों में कोई वो रही हो, तुम्हें चाहिए कि दिल बड़ा करके दिखाओ और सबको जोड़ के इकट्ठा करो। जब देश का हुक्मरान हमें बिल्कुल हमारे वजूद को खत्म कर देना चाहता है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिए उनको खत्म कर देना चाहता है, हमें वापस गुलामों जैसी जिंदगी में ले जाना चाहता है और आज भी हम अपनी व्यक्ति के लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में, तो इसका मतलब देखो, मैं कहानी सुनाता हूं आपको, सुनोगे कहानी? फोन बंद करो पहले, तभी कहानी सुन पाओगे ना। है? देख, एक जंगल में आग लग गई, बहुत बड़ा जंगल था। जंगल है तो बहुत सारे जानवर भी रहते हैं, पशु पक्षी भी रहते हैं। तो जब जंगल में आग लगी तो ऐसे एक ऊंचे स्थान था, जैसे ये ऊंचा स्थान, जैसे मैं खड़ा हूं ना, ये ऊंचा स्थान है। तो जैसे ये ऊंचा स्थान, जैसे वो भैया बैठे हैं ऊंचा स्थान, एक ऊंचा स्थान था। उस ऊंचे स्थान पे वो सांप और नेवला एक साथ चले गए। शेर भी वहीं चला गया, बकरी भी वहीं चली गई, बिल्ली भी वहीं चली गई, कुत्ता भी वहां चला गया, चूहा भी वहां चला गया। जो एक दूसरे के जाति दुश्मन थे, जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, वो भी उसी जगह पर जाके इकट्ठा हो गए, क्योंकि सबकी जान खतरे में थी, सबकी जान खतरे में थी। इसलिए एक दूसरे के जाति दुश्मन भी एकजुट हो गए। लेकिन वो जानवर थे, उनको भी एहसास था। और आज हालात ऐसे हैं कि देश का संविधान खतरे में, तब भी हम अपनी व्यक्तिगत लड़ाइयां लड़ रहे हैं। वाह जी वाह, क्या कहने हमारे। जानवरों में इतनी अकल है कि जब हालात दौर अच्छा ना हो, मुसीबत आए, तो सबको मिलजुल के लड़ना चाहिए। लेकिन इंसानों में नहीं बन पा रहा। इसका मतलब उनके अपने निजी मकसद, निजी लालच, निजी स्वार्थ हैं। और अगर आज के हालात में भी हम लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, जिम्मेदार लोग, परिवार चलाने वाले लोग और हालात को नहीं समझ रहे हैं, तो कल जो मुसीबत दौड़ के आ रही है, क्या उसका सामना कर लोगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं तो ये मानता हूं, मैं तो जिस दिन इस मूवमेंट में आया था, मैंने तय किया था कि चाहे बिजनौर में रहने वाला बहुजन समाज का आदमी हो या कन्याकुमारी में रहने वाला बहुजन समाज का आदमी या कश्मीर में रहने वाला बहुजन समाज का आदमी, हर एक व्यक्ति मेरा परिवार है, मेरा खून है, मेरा उससे खून का रिश्ता है। और अगर उसका आंसू पड़ेगा तो मैं खून देने का काम करूंगा। और मैंने ये सारी चीजें करके दिखाया। मैं देश के सभी प्रदेशों में जाता हूं, जब भी कहीं अन्य अत्याचार होता, कोई मुझे आवाज लगाता। जैसे मुझे कल जाना है, इसलिए जाना है कि अभी एक हफ्ते पहले एक वीडियो जारी हुई, एक बच्चा और उसकी मां ने एक वीडियो जारी की कि मेरे पति को कुछ ताकतवर लोगों ने फावले से काट के मार दिया और मेरी जान खतरे में। मैं अपने भाई से कहता हूँ कि वो आए मेरी मदद करे। वो घटना है औरैया की। कहाँ की है? औरैया। तो मैंने इनसे कहा भाई चलो चुनावी राजनीति तो चलती रहेगी, मैं उनसे मिलने जाऊंगा, उनका दुख बांटने के लिए। तो कल मैं वहां जाऊंगा, कल मैं आज निकल जाऊंगा, कल का काम निपटा के मैं परसों उनके यहाँ जाऊंगा। परसों आपको मैं कानपुर में और वहां मिलूंगा। दोनों जगह पे उनके हकों की लड़ाई लड़ता हुआ, उनके लिए न्याय मांगता। ठीक है? इसमें देखो, मुझे इसी काम में बड़ी खुशी मिलती है अगर मेरी वजह से किसी को न्याय मिले। चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे दिल्ली में जमा मस्जिद पे नारसी का मामला हो, चाहे नासिर जुनैद की जब हत्या उनका मामला हो, चाहे तबरेज की जहां कासगंज में उसको लटका के 1.5 फीट की टंकी में मार दिया उसका मामला हो, कोई ऐसा मौलाना साद का मामला हो, कलीम सिद्दीकी का मामला हो, 2 अप्रैल 2018 का मामला हो, दिल्ली में गुरु घर तोड़ दिया उसका मामला हो, चाहे 12 दिन तक हिसार में मेरे एक भाई को पीट दिया ताकतवर लोगों ने, पीट की हत्या कर दी, उसका परिवार ने डेड बॉडी रख ली 12 दिन तक। आप सोचो 12 दिन तक उसकी डेड बॉडी रखी गई, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मेरे पास खबर आई मैं गया, हिमांशु जी और सब लोग, और मैंने सरकार से कहा कि अगर कल
शाम तक इनके परिवार को मांगे पूरी नहीं हुई तो परसों कोई अधिकारी कुर्सी पे नहीं बैठेगा। मेरी जबान है, आप विश्वास करो। मैं वहां पे बैठे दिल्ली आ और मैंने सबको कहा कि तैयारी कर लो, कूच करेंगे सब लोग इस हाथ। और अगले दिन सुबह के अखबार में छपा कि उनकी सारी मांगे मान ली गई। मैंने यही कमाया, मैंने सिर्फ यही कमाया। मैंने 16-16 महीने जेल काटी, कभी उठ नहीं किया। मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं थी। जब मेरे लोगों को अत्याचार हुआ मैं लड़ने गया, खामियाजा भुगतना पड़ा कि मुझे जेल भेज दिया गया। तो जेल से भी मैं जिंदा है। मुझे अभी जब, क्योंकि बाकी नेता सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से रुक जाते हैं, आप देख रहे हैं कितने नेताओं के मुंह बंद कर दिए आपके सामने। अब मुझे नहीं रोक सकते तो मेरे ऊपर गोली चलाई, यहाँ आपके फोन पे 4 गोली चलाई। तो आप बहनों का इतना प्यार आशीर्वाद था, सतगुरु महाराज का इतना आशीर्वाद था, भाइयों की दुआएं थी, फिर भी बच गया, फिर भी नहीं मरा। फिर मेरी समझ में आया कि अब लड़ाई सड़कों से अलग हटके हमें सदन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि मैं सड़कों पे आपके लिए कितना ही लड़ लूं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन मैं सदन में जाके आपकी आवाज उठाऊंगा तो सदन में सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आप ये बताओ, इतना टैक्स का पैसा जो हमारे लोग देते हैं, उस पैसे का आप करते क्या हो? वो पैसा गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचता है? अच्छे स्कूल क्यों नहीं बन रहे? आप बताओ। नगीना के लोगों आप बताओ। नगीना 2008 में पार्लियामेंट सीट बनी, 8 में परिसीमन हुआ, 8 में परिसीमन हुआ, नगीना पार्लियामेंट बिजनौर से अलग होकर बन गया। ठीक है, 9 में पहला चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी के एसवी सिंह आप लोगों ने जिताया। वो सदन में गए, उन्होंने क्या किया आपके सामने? उन्होंने ये तो कर दिया कि बेचारे इतने ना समझते कि अपने नेता के कैसे प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल संसद में फाड़ना। जो काम भाजपा के नेता नहीं कर पा रहे थे, जो कांग्रेस के नेता नहीं कर पा रहे थे, जो दुश्मन नहीं कर पा रहा था, वो हमारे आदमी ने कर दिया। फिर यशवंत सिंह बने 14 में, उन्होंने आपके लिए क्या काम किया उनका आप अपने आप देख लें। फिर आपने 2019 में गठबंधन के उम्मीदवार को यहां से जिता के भेजा, ये सोच के कि भाई ये आदमी भाजपा को रोक देगा और ये आदमी हमारी लड़ाई लड़ाएगा। आप अपने मन से बताओ, ईमानदार से, मुझे छोड़ो, बोलो, चंद्रशेखर को भूल जाओ। 2019 से लेकर अब तक कितने काम उस व्यक्ति ने आपके किए? ईमानदार से किए? कोई लड़ाई लड़ी आपके लिए अच्छे अच्छे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाए, अच्छे कॉलेज बनवाए, बहनों के लिए अच्छे, महिलाओं बेटियों के लिए अलग से कॉलेज बनवाया, कोई अच्छा हॉस्पिटल बनवाया? कुछ भी किया हो तो आप बताओ मुझे। सिर्फ एक चीज का जवाब दो कि अगर आपके लिए कुछ किया, कोई ऐसा प्लान लाकर इंडस्ट्रियल एरिया लगवाया कि 10-20-50 हजार बच्चों को रोजगार मिल रहा है, कोई कुटीर उद्योग लगवाया हो कि जब मेरी माँ बहनों का खेतों में काम करने जाना पड़ता है, कोल्हू पे काम करने जाना, भट्टों पे काम करने जाना पड़ता है, इनको कोई रोजगार मिल जाए घर पे 10-20 हजार रुपए का, ये अपने स्वाभिमान सम्मान से जी सके। हमारे लिए स्कॉलरशिप आती थी, बंद होगी, उसको फर्क नहीं पड़ा। तो भाई आपने उसको सदन में भेजा क्यों? किसी कमजोर की, मजलूम की आवाज उठाई हो, किसी के साथ किसी जमीन छीनी हो, वो जाके खड़ा हुआ कि इनकी जमीन क्यों छीन रहे हो भाई? किसी के गरीब के निर्दोष के बच्चों को जेल भेजा। और तो छोड़ो, आपके यहां गुलदार ने 24-25 लोगों की जान गई, कहा उसने कभी कुछ? तो भाई फिर आपका उसका क्या रिश्ता हो सकता है? जो आपकी वोट लेके एक तरफ चंद्रशेखर आजाद है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको वोट दे रहे हैं, वो 24 घंटे 7 दिन अपनी जान की बाजी लगा के आपके लिए लड़ रहा है। एक वो है जिनको आप वोट देते आ रहे हैं, उनको ये भी नहीं मतलब है कि आप भूखे पेट सो रहे हो, आपके घर में कुछ है नहीं। तो मैं तो आपसे ये कहने के लिए आया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार कैसे दिलाया, उसके लिए उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान करे। मेरे भोले समाज के लोगों अपने दिल पे हाथ रखो, ऐसे यहां रखो एक बात। अगर ईमानदारी से, अगर तुम्हारा बच्चा घर में मरा पड़ा हो तो किसी दूसरे की मदद करने के लिए चले जाओगे, अपने दिल पे हाथ पे जाओ तो मुझे बताओ। है जितने लोग हैं बेटे, कोई तो दिल पे हाथ रख के बताओ गवाही दो कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बच्चा। अरे मरना तो जो बीमार पड़ा हो तो भी नहीं आदमी निकल पाता, लेकिन बाबा साहब ने अपने बच्चों को कुर्बान किया कि हम अपने पैरों पर खड़े हैं। उन्होंने हमें वोट दी, उनको ये विश्वास था कि हमारी संख्या बहुत है, उन्होंने हमें जोड़ने का काम किया, SC/ST OBC माइनॉरिटी बना के। उनको विश्वास था कि कल ये लोग इकट्ठा होकर अपने बीच के मजबूत लोगों को संलग्न के लिए सदन में भेजेंगे, वो लोग वहां जाके पॉलिसियां बनाएंगे, पॉलिसियां बना के इनके लिए काम करेंगे। अब उन्होंने तो अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, हमने उनको तोहफे में क्या दिया? हमने दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में बैठे हैं और जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई। किसानों को फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, भर्ती आती पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक होने के बाद आरक्षण में घोटाला हो जाता है, कोई बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है।
कोई स्कॉलरशिप नहीं आ रही, कोई हायर एजुकेशन में किसी को अवसर नहीं मिल रहा है, कोई हॉस्टल नहीं बन रहा है, कोई कॉलेज नहीं बन रहा है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अडानी अंबानी अमीर होते जा रहे हैं। कोई बोलता है सीबीआई इनकम टैक्स का छापा लग जाता है, मुकदमा लग जाता है। भाई आप फिर इस देश में आपका भविष्य क्या है? 5 साल बाद करोगे क्या? 10 साल बाद करोगे क्या? आज एक कुर्सी आए, किसकी वजह से बताओ? इसमें आपका क्या योगदान है? ये कुर्सी जो आज हमारे नीचे बिछी है, ये बिना बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बजाय हो जाती क्या भाई? बताओ आप सब लोग यहाँ बैठे हुए, अगर संविधान में तो कोई देता कुर्सी बैठने, ये मंच सजाने देता कोई? सुना, गुरु घर में भी नहीं आने देता। मूर्ति लगाना तो बहुत दूर की बात है। आज भी अगर आप शोभा यात्रा निकालोगे, परमिशन की जरूरत पड़ेगी आपको। एक तो मेरा इस बात में साथ अदा करो कि जो सदगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग हैं, जयंती इस बार मनाओगे ना? पक्का? कैसे मनाओगे? धूमधाम से। 24 तारीख को जयंती है, 23 तारीख की रात को आपके सबके घरों पे दीपक होने चाहिए कि आपकी औलादों को पता लगे कि हम, आपके छोटे छोटे बच्चों को पता लगे कि हमारा कोई त्योहार है। समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। अगर आपको अपना इतिहास ही नहीं पता, जो भी नया काम करा तो परमिशन कहते हैं, परमिशन लेकर आओ। जब आप अपने त्योहार को मनाओगे तो आपकी औलादों को क्या पता रहेगा? हम इस देश में व्यवस्था में आज भले हम मारे हुए हो, लेकिन हम ज्यादा दिन मारे हुए नहीं रहेंगे अगर हम अपनी ताकत को समझ लें। आप जितने लोग यहाँ बैठे मुकरपुरी के, अगर ईमानदारी से मेरा साथ देने का वादा कर लो, मैं लिख के देता हूँ कि 10 साल में वो राज आएगा जिस राज की बात सदगुरु रविदास जी महाराज ने बेगमपुरा राज में करी। भाई आज भाजपा के लोग कहते हैं अपना ये लाएंगे वो लाएंगे, लेकिन इस देश में 600 साल पहले सदगुरु रविदास जी महाराज एक ऐसे राज की बात करके गए जिस राज पे आने के बाद ना आप तकलीफ में होंगे, ना मैं तकलीफ होंगे, ना मुसलमान तकलीफ में होगा, ना दलित होगा, ना पिछड़ा होगा, ना अगड़ा, कोई तकलीफ में नहीं होगा। कैसा राज? ऐसा चाहूं राज में जहां मिले समन्नु अन्न और छोटे बड़े सब संग बसे रविदास रहे। उन्होंने कहा मैं ऐसा राज चाहता हूं जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, कोई गरीब अमीर ना हो, कोई भूखा ना सोए, किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी को डराए ना, किसी को सताए ना, प्रेम भाव से सब लोग रहे, किसी को खाने के लिए अन्न की दिक्कत ना हो, किसी को तन ढकने के लिए कपड़े की दिक्कत ना। ऐसा राज मैं चाहता हूं। उस राज को उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। कौन सा राज? बेगमपुरा राज। अब जैसे भाजपा आरएसएस के लोग घूम रहे हैं कि हमें गोलकर का राज लाना है, हमें सावरकर का राज लाना है, तो भाई बेगमपुरा राज कौन लाएगा? भाजपा के लोग। बेगमपुरा राज सदगुरु जी की उम्मीद थी कि उनकी आने वाली नस्लें इस देश में बेगमपुरा राज स्थापित करें, क्योंकि जाति के आधार पर देश में दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को बहुत अपमानित किया जाता है। और अब मुसलमानों का नंबर है, जैन सिख बौद्ध ईसाइयों का लगा हुआ है धर्म के आधार पर। आपको ये भी नहीं पता कल कहां से कोई कह दे कि ये भी हमारा, ये भी हमारा, चलो हटो हटो हटो, ये भी हमारा। समझ रहे? ये हालात है। तो इसलिए वो बेगमपुरा राज तब आएगा जब आप बेगमपुरा को मानने वाले लोग ये संकल्प लोगों की हमें बेगमपुरा राज लाना। और इस देश में देखो, जब राजतंत्र था तो तलवारों के दम पर राज आता था, युद्ध होते थे, भाले चलते थे, बंदूकें चलती थी, तोप चलती थी, हजारों हजार लोग मर जाते, तब राज बचता था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना आसान कर दिया सारा काम कि आपके मेरी तो हमें तलवार सीखने की जरूरत नहीं, न बंदूक, हमारी उंगलियों में देखे बाबा साहब राज, उंगलियों में बटन दबाओ राज ले लो, बटन दबाओ राज ले लो। हजारों साल की गुलामी एक दिन में काट दो। जो भी आपकी समस्या है कागज पर लिख के मुझे दे दो और मेरे साथ मिलकर संघर्ष करो। अगर 10 साल में सारी समस्याएं कूड़े के ढेर में जो है ना फेंक दी और आपको खुशहाल जिंदगी ना दे दी, सब मुझे बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी जिसमें जो सारी समस्या को हल कर देगी। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी नहीं लोगे तो आप उसका सबसे बड़ा दंड ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। जिनके देश चलाना नहीं आता, जिनके घर चलाना नहीं आता, वो राज कर रहे हैं। और जो देश चला सकते हैं, जो राज कर सकते हैं, बाबा साहब जो लादे वो देखो बेचारे कैसे देश में परेशान में घूम रहे हैं। तो भाई जब तक आप अच्छे व्यक्ति को मौका नहीं दोगे तो लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी आप? तो मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया कि इस लड़ाई में मेरी मदद करो। और मदद सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई कहोगे हम वोट देंगे, नहीं नहीं, ये तो एक मदद है। दूसरी मदद ये है कि जिस व्यक्ति को जो हमारे साथ नहीं है उसको हाथ जोड़ जोड़ के कहोगे कि भाई हमारी मदद करो, तब होती है मदद। तो अगर आप इन दोनों लड़ाइयों को लड़ने के लिए तैयार हैं तो फिर दोनों हाथ खड़े करके मुझे विश्वास दिलाओ कि आप इस लड़ाई में मेरी मदद। जो एक हाथ उठाएगा मानू नहीं, दोनों हाथ उठाओगे तभी मानू। और ईमानदारी से उठाओ हाथ। अगर बात क्या तो मुझे मना करो। मुकरपुरी के लोगों बहुत जिम्मेदार ईमानदार लोग हो तुम।
ईमानदारी के साथ क्या तो मुझे आज ही मना कर दो कि भाई हमने तेरा साथ देंगे, हमें तो गुलामी करने की आदत पड़ी हुई, कोई पैसे वाला आ जाएगा हम तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे, हमें तो जरूरत नहीं है, क्या तो मुझे आज मना करो। या फिर मुझे कहो कि चल आगे को बढ़ के तेरे पीछे पीछे खड़े डंडे डंडे में फिर देखना आपने इतने नेताओं को जमा दिया, जितने आपने सांसद बने थे टाइम से इतना टाइम मुझे ले लोगे तो बारह नारे कर दूंगा, आग नहीं उठाने दूंगा तुम्हारे तरफ किसी को इस बात को याद रखना। देखो आदमी को परवाह होती है अपनी जान की, तो मैंने जान को भी दांव में लगा दी। अब बताओ मेरे पास क्या क्या मैं धंधा सेठ तो कोई हूं नहीं। अच्छा मैं धंधा सेठ अगर नहीं भी हूं, अगर मदद कर सकता हूं तो एक आदमी की आज, लेकिन पॉलिसी बना के 1000 लोगों की मदद। देखो मैं पॉलिसी बताता हूं, जैसे हम एक पॉलिसी बना दें कि किसी के बच्चे के लिए भी पढ़ाई के पैसे नहीं लगेंगे, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे वकील बने, चाहे जज बने, चाहे वो विदेश पढ़ने के लिए जाए, चाहे यहां पढ़े, और उसको सरकार नौकरी देगी, रोजगार देगी। कितने लोगों का भला हो जाएगा बताओ, कितने लोगों का भला होगा? एक आदमी का या सब लोगों का? तो पॉलिसी कौन बनाता है? सरकार। कानून बनाने की ताकत कहां है? सदन में। कानून लागू कराने की ताकत कहां है? सदन में। सदन से तो मुझे बाहर खड़ा रखो, नालायकों को भेजते रहो, कठपुतलियों को भेजते रहो, धरना बेटों को भेजते रहो, वो बैठ के वहां आराम करते रहे, आपका कैसे बदलेगा भाई? इसलिए आपसे आग्रह है इस लड़ाई में मेरी मदद करा। आज के बाद अगर वास्तविकता मदद कराना चाहते तो खुद चंद्रशेखर बन के, चाहे आपके अंदर कितनी नाराजगी हो, लेकिन हाथ जोड़ जोड़ के कि भाई देखो इस बार हम किसी और को देखेंगे, इस बार हम अपने भाई की मदद करेंगे, क्योंकि वो आदमी हमारे लिए कुछ करना चाहता है और हमें इस गुलामी की जिंदगी में नहीं रहना। अगर आपने इस बारे में मेरा काम कर दिया फिर बताना मुझे, भाई मैंने तो अभी तक आपसे वोट मांगने को नहीं आया, ईमानदार से बताओ जितने लोग यहाँ बैठे, आया क्या वोट मांगने? पहली बार आया ना, इसलिए आया कि मेरे ऊपर जो कर्ज है महापुरुषों का, उस कर्ज को मैं उतारना चाहता हूँ आप सबके सहयोग। तो अब दोबारा हाथ उठा जो लोग मेरे साथ हैं। अब मैं देख लू कौन सा आदमी पहले, एक बार देख लू हाथ ऐसा उठाए। अभी ये पुलिस के कर्मचारी साथी हमारे साथ नहीं, क्योंकि इनकी मजबूरी है। जब इनकी वर्दनी होगी ये घर होंगे तो ये भी कहेंगे कि भाई आपने तो वही काम किया, वोट तो उसे देनी चाहिए। ठीक है, ये भी हमारे साथ ही बेचारे, ये भी हमारे जैसे परिवारों के लोग हैं। इनको भी नहीं पता इनकी नौकरी कितने दिन की है। 188 रुपए तो भत्ता मिलता है इनको वर्दी धुलाई का, 188 रुपए में साबुन भी नहीं आता बढ़िया। समझे? तो ये हालात है बेचारे, लेकिन क्या करें, ये सरकार किसी की सुनती नहीं। कोई अच्छा काम करना चाहे ट्रांसफर कर देते हैं, इसको भगा देते हैं उसको। ठीक है, इनके हिसाब से काम करो तो ये हालात सुधरेंगे। इनको भी 8 घंटे की ड्यूटी कौन व्यवस्था करा सकता है? इनको बताओ, है जोर से बताओ तो भाई, इनको पुलिस वालों को 8 घंटे की ड्यूटी कौन दिला सकता है? नहीं आएगी आवाज। आजाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आजाद, इनको हफ्ते में छुट्टी कौन दिला सकता है? आजाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आजाद। तो अगर इनको भी अपने बच्चों के लिए, अच्छा सोचो, जब नौकरी नहीं आएगी तो गरीब का बच्चा करेगा क्या? जमीन है आप लोगों के पास बहुत सारी, खेती है आपके पास बहुत सारी, उद्योग धंधे है आपके साथ बहुत सारे, बताओ ना कुछ है क्या? एक ही चीज है, मेहनत मजदूरी शरीर। पहले तो एक नंबर आप नोट करो सब लोग, जल्दी रुक जाओ, अभी मत नोट करो, खराब होगा। नहीं पहले नोट ही करो, चलो नोट करो 78, बहुत स्पीड बढ़ाओ, बहनों के भी जो फोन है वो भी नोट कर लो जल्दी। ये मुझसे जुड़ने का नगीना में सबसे आसान तरीका है 78, दोबारा 78, 82, फिर 7807। पूरे हो गए? दोबारा बताओ, हिंदी में सुनो, 78 78 82 78 07। हो गया भाई? 78 78 82 78 07। आप मिस कॉल करोगे, फिर वहां से आपको कॉल जाएगी, अपने आप आपकी बातचीत होने लग जाएगी और आपकी सीधी खबरें मुझ तक आने लग जाएगी। और मैं भी जो आपसे कहूंगा, कभी मैं आपको रैली में बुलाना चाहूं, कभी आपसे हाथ जोड़कर पैसे पूछे की अपील करूं, तो आप दे देना। दे दोगे नहीं दे दोगे? तो अब मैं उन भाइयों का नाम पढ़ूंगा जिन्होंने ये कार्यक्रम कराया। मेरे बहुत प्यारे छोटे भाई डॉक्टर देशराज जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष संजय कुमार रवि जी, भाई अनिल कुमार जी, कुलदीप कुमार जी, अभिषेक जी। ना हाथ उठाते रहो, कहां? अनिल ठीक है, कुलदीप ठीक है, अभिषेक अच्छा ठीक, राजन ठीक है, यतेंद्र, अनिकेत, आशुतोष, सचिन, सुमित, अनुराग, अमित,
आशु, अनुज, मनदीप, मोहित, अच्छा पीछे से नौभार सिंह, नौभार भाई ठीक, मास्टर शेर सिंह, मास्टर ठीक, चंद्रभान सिंह भानु ठीक, ऋतिक भाई ठीक, धर्मेंद्र कुमार, इन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक आपके मन में डर होगा कि भाई ईवीएम से वोट की चोरी हो जाएगी, भाई वोट तो देने जाएंगे चंद्रशेखर को और चल जाएगी भाजपा को, है? तो पिछले 2 महीनों में हम इसके खिलाफ सड़कों में बहुत लड़ रहे हैं। अगर आपको याद हो, आप दिल्ली में देख रहे होंगे, रोज हम इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। काशीराम साहब ने हमें सिखाया कि चोर जो है ना वो शोर से भाग जाता है। जैसे भले ही आपके मोहल्ले 4, लेकिन चोर भले ही कहीं हो गांव में, आप एक बार हल्ला मचा दो चोर चोर चोर, तो चोर को क्या लगेगा, मुझे देख लिया है, तो फिर वो भाग लगा। तो हमने ईवीएम के खिलाफ कोर्ट में भी और तमाम तरह की चीजों में अपनी बात रखी है और सरकार को, चुनाव आयोग को हम लोग मजबूर कर देंगे कि वो ईवीएम के द्वारा जो चुनाव हो रहा है उसको फेर कराए। अभी हमारा प्रयास है अगर ईवीएम ना बदली जाए, ईवीएम से भी चुनाव हो तो कम से कम वो पर्ची जो निकलती है वो पर्ची हमारे हाथ में आ जाए और हम उसको अच्छी तरह देख लें, मिटा कर भी करके, और पर्ची को हम जमा कर दें और ईवीएम की जगह उस पर्ची की गिनती हो जाए, हमें पता लग जाए कि हमने जिसको वोट दिया था उसको ही गया। ये काम भी करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, आप घबराना मत। दूसरी बात, अब तक तो मैंने आपको बात बताई, अब मैं आपको और बात बताऊं। पहले तो बताओ हमारा चुनाव चिन्ह किसे पता है? नहीं, ईमानदार से हाथ उठाओ जिसको पता है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये है हमारा चुनाव चिन्ह। देखो भाई, इधर देखो सब लोग, मालूम? देखो इधर देखो, जल्दी देख लिया? दो तो नहीं दिखाई दे रहे, एक ही दिख रहा है, देख रहा। अब फिर अब इधर देखो, क्या लिखा हुआ है? हाँ, ऐसा पता, आराम से पता है, तेज पढ़ो। एक वोट। अब मेरी बात सुनो, भाई जिलाध्यक्ष जी आपकी तारीफ कर रहे हैं, हरिओम साहब इधर आओ, इधर आओ। ये कह रहे भाई हाँ अनुशासन बहुत है मुकरपुरे में। चलो ठीक, बहुत बहुत मैं इनका इस बात पर तब भरोसा करूंगा जब मुझे सही सलामत इतनी जान दें। हाँ देखूंगा, अभी तो बहुत समय बाकी, देखिए ठीक है। तो अब मेरी बात सुन, मुकाबला किससे है? किससे है मुकाबला? भाजपा से। भाजपा के लोगों के हालात जानते हैं, सरकार उनकी सारी तो सरकारी मशीनरी उनके पास है, देश का मीडिया उनके आगे नतमस्तक है और सारे साधन संसाधन उनके पास है। अब उनसे मुकाबला अकेले तो नहीं कर सकता चंद्रशेखर राजा। तो मेरी आपसे अपील है कि जितने मेरे भाई बहन माए बच्चे बड़े जितने भी हैं, चाहे वो इस लड़ाई में अपना भी योगदान, चाहे वो 1 रुपए का करें, कितने रुपए का, लेकिन योगदान जरूर करें, समझ रहे हैं? चाहे कहते ना डूबते हुए तिनके का सारा, तिनका बन के घोंसला बन जाता है। चाहे आप 1 रुपए का सहयोग करें, बहुत बड़ी बात नहीं 1 रुपया, लेकिन ये सहयोग है जो मुझे हिम्मत देगा, जो मुझे एहसास कराएगा कि भाई, क्योंकि गरीब का 1 रुपया लाखों रुपए से ज्यादा ताकतवर है, ईमानदारी का, मेहनत का, खून पसीने का 1 रुपया करोड़ों रुपए से ज्यादा ताकतवर है। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि ये केतली का ढक्कन अब मैं खोलूंगा, अब तो इसमें जिन तो निकलने का नहीं है। तो चाहे आप 1 रुपए की मदद करो, लेकिन आप इसमें मदद करो जिससे कि इस लड़ाई को मैं उन ताकतवर लोगों के सामने लड़ पाऊं, क्योंकि मेरे पास आपके अलावा कुछ नहीं है। मैं तो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का लड़का हूं, मैं कोई बहुत धन्ना सेठ का लड़का नहीं। तो चाहे आप 1 रुपए की मदद करें, लेकिन अपनी ईमानदारी कमाई से 1 रुपया जरूर दें, जिससे कि इसमें मेरी लड़ाई को लड़ने मेरी हिम्मत बढ़े और वो अनुशासन भी बना के रखें जिसके लिए आपका सम्मान हुआ बना के रखें, ठीक है? आराम से माँ बहनों को, अभी माँ बहनें उधर ही भेज देंगे हम इस बात को, ठीक है?
तब तक आप भाइयों से और इनसे सहयोग कराओ, चाहे 1 रुपए करो लेकिन करो जरूर, जिससे कि ये आपका मेरा प्यार और मजबूत हो जाए।